निम्रा अहमद के नावल जन्नत के पत्ते की चौथी किस्त। रात की तारीकी को दुकानों की दीवारों से छलकती रोशनी रोशन किए हुई थी। जर्द रोशनियों का अक्स सामने लंबी सीधी सड़क पर भी पड़ा था, जिसकी एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी। दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर दिन के वक्त बुक फेयर के स्टॉल लगा करते थे। ये जिना सुपर था। स्याह जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पर फिसलते स्याह लंबे बाल लिए, वो सर झुकाए खुद फरामोशी के आलम में चल रही थी। अम्मा और अब्बा की कही गई बातें दिलो दिमाग में गूंज रही थीं। ये जहान सिकंदर कौन था? इसका मनकूह, कज़न, शोहर, वो शख्स जिसके ख्वाब इसने सारी उम्र देखे थे। क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते थे कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़े जाएं तो उंगलियां भी ज़ख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो ख़ुद को ज़ख्म दे? अगर वो जहान या सबीन फुफ्फो के लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी, तो भी इनको सफाई का एक मौका दिए बगैर ही कैसे ख़ुद को इनसे अलग कर ले? वो सीटी की तेज़ आवाज़ थी जिसने इसे ख्यालों के हजूम से निकाला। इसने चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट्स में मलबूस। वो मुख्तलिफ सिमतों से इसकी तरफ आ रहे थे, यूं कि हर तरफ से वही थे, घेरा, नरगा, तंग दायरा। जगह कदरे सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा हुआ था। जगमगाती रोशन दुकानें ज़रा दूर थीं। इसका दिल धक से रह गया। वो तेज़ी से पलटी, मगर इधर से भी उनका चौथा साथी आ रहा था। वो मुबहिम आवाज़ें निकालते, मानी खेज इशारे करते इसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। वो करीब आते 2 लड़कों के दरमियान से तेज़ी से झुककर गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सुबक रफ्तारी से इसकी कलाई थाम कर अपनी तरफ खींचा था। अभी इसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बौखला कर पीछे हटा था। टन की ज़ोरदार आवाज़ के साथ किसी ने इस लड़के को सर पर कुछ दे मारा था। मरन जोगे, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। वो ऊंची लंबी डोली हाथ में पकड़े फ्राई पैन को घुमा घुमा कर मार रही थी। हया हक्का बक्कासी 2 कदम पीछे हुई। जिसको लगा था वो सर पकड़े बिलबिलाता हुआ भागा। बाकी 2 भी साथ ही दौड़े। एक ने ज़रा फुर्ती दिखाकर डोली को लात मारनी चाहिए। डोली ने इसी फ्राइंग पैन को घुमाकर ऐसी ज़रब दी कि लड़के का घुटना चटक गया और वो लंगड़ाता हुआ भाग गया। आए बड़े साले, डोली से पंगा लेते हैं। वो फातिहाना हाथ झाड़ते हुए अब हया की तरफ मुड़ा। पहली दफ़ा जब इसने डोली को देखा था तो इसे कराहियत आई थी। दूसरी दफ़ा खौफ, और इस दिन ट्रैफिक जाम में देखकर गुस्सा आया था। और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज़ तेज़ सांसें लेती इसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को बाजी, इनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी इनको। मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई। सीने पर बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज़ तेज़ कदमों से चबूतरे की जानब बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सिरा के साथ रात के इस पहर सड़क पर खड़े होना कतन दुरुस्त न था। अरे बाजी जी, गलते सुनो। वो इसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलटकर संजीदगी से इसे देखा। क्या है? इसका मोमी चेहरा दुकानों की जर्द रोशनियों में दमक रहा था। हाय रब्बा, बाजी तुसी किन्ने सोने हो जी? वो दोनों हाथ रुखसारों पर रखे खुशी से चहका। इसे कराहियत आई न खौफ, बस चुपचाप इसे देखती गई। शुक्रिया ही कह दो बाजी। शुक्रिया और कुछ? इसका अंदाज स्पार्ट था। तुसी तो नाराज लगते हो जी। डोली, तुम हर जगह क्यों मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन तो नहीं दी तुहानू, हमेशा मदद ही की थी। ये तुम्हें किसने कहा है मेरी मदद को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डोली का मुंह आधा खुल गया। लेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर के बाद वो दुख से बोला। मुझे आप अच्छी लगती हो, इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊँगी। इसी लम्हे हया का फ़ोन बजा। इसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा।
इस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग आ रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फ़ोन अभी तक बज रहा था। इसने फ़ोन कान से लगाया और डोली को देखा, जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ इस तक आ रहा था। हेलो, हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। इसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डोली आहिस्ता से इससे ज़रा फासले पर चबूतरे पर बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पूंछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करें। और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, इनमें से एक एक का खून कर दूंगी मैं, और इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मज़ीद कुछ कहे सुने बगैर इसने फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाली हो जी? डोली ने चेहरा इसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे इस मेजर ने तुम्हें नहीं बताया? इसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है ना? अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा, मैं तो खुद आता हूँ। अल्लाह की कसम जी, वो रोते हुए कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। इसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता। मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब भींचे इसे देख रही थी। कुछ था इसमें, पुरस्रार, खौफजदा करता, मगर तरहम तरहम आमेज़। ठीक है, मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ। पर तुसी तो इल्ज़ाम ही ला रहे हो। वो अब सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा, नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा इसे तकता रहा, जबकि वो खलाओं में घूर रही थी। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर इसे देखा। तुसी फ़ोन में क्या ना? इसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है, अंग्रेज़ी फिल्मों वाला? वो रोना भूलकर खुशी से चहका। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा से रहा था, या फिर कोई बहुत ही बड़ा मक्कार अदाकार। हाँ वही, इसने तायीद की। इधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है वहाँ। वो अब सामने रोशन दुकानों की किताब को देख रही थी। कैसा है जी ਤੁਹਾਡਾ शौहर? मैं नहीं जानती डोली। अगर मैं जानती होती तो इधर ना बैठी होती। इसकी पलकें भीग गईं। तुम दुआ करो डोली वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाते हुए उठ खड़ी हुई। डोली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंखों के किनारे साफ करती हुई सड़क की तरफ जा रही थी। डोली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम इससे मायूस होकर जल्दी वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम इधर जा ही ना सको। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब इसने डोली को ये कहते सुना। मगर नहीं, वो डोली की आवाज़ नहीं थी। वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज़ जो इसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, और इसमें जहान सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी नहीं थी। इसके कदम जंजीर हो गए। तेज़ी से इसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में चबूतरा खाली था। वहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी नहीं था। ज़िंदगी में पहली बार इसके अंदर डोली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। इसे जानना था कि डोली कौन है, क्या है, क्यों है। इस रात वो मुश्किल से 2-3 घंटे ही सो सकी थी। फिर फजर की अजान से पहले तैयार होकर वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव पहुंच गई कि खदीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। खदीजा इसे बाहर ही मिल गई थी। इसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थीं। हया सादा शलवार और स्याह जैकेट में मलबूस थी। लंबे खुले बाल कानों के पीछे उड़सते हुए वो खदीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर, ये शटल ले लेते हैं, ये टर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। तभी एक उम्र रसीदा साहिब और ख़ातून तेज़ी से शटल की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये अंकल आंटी भी टर्किश एम्बेसी ही जा रहे हैं। हया, जल्दी करें, हमें पहले 15 में से होना है। वो हया का हाथ पकड़कर जल्दी से आगे बढ़ी। फिर ख्याल आने पर पूछ लिया, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी। आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाई हैं ना? और हया का दिमाग भग से उड़ गया। वो रात इतनी डिस्टर्ब थी कि भूल ही गया कि पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था।
वो तो अभी बना ही नहीं। हया, खदीजा मुंह खोले हक्का बक्का इसे देख रही थी। नहीं, आई एम सॉरी, और खदीजा, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। इसका सर घूमने लगा था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप खुद क्यों आई हैं यहाँ? हाँ, आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा, इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी थी और हया, जो इतनी मगरूर और ख़ुद पसंद लड़की थी, जिसकी शख्सियत और लिबास तक हर शय परफेक्ट होती थी और जिसकी मिसालें इसकी क्लास फेलोज दिया करती थी, वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी खदीजा, मुझे कुछ प्रॉब्लम है। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो जल्दी से बेख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके खदीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाएं, मैं कल ट्राई कर लूँगी। खदीजा कुछ समय खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, लाएं अपना आईडी कार्ड मुझे दें। जी? अपना आईडी कार्ड मुझे दें और आप वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट उठा लाएं। उम्मीद है आईडी कार्ड से एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस पहुंच जाएंगी। मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा, और पासपोर्ट ऑफिस तो 9 बजे खुलता है, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। इसने फिक्रमंदी से कलाई पर बांधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा, यह नामुमकिन है। मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 में से हो सकूं। हया, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं, आईडी कार्ड मुझे दें, मुझे अंकल आंटी से पहले पहुंचना है। वो इसके हाथ से कार्ड झपट कर शटल की तरफ दौड़ती चली गई। इसने आंखों के किनारे साफ करते हुए घड़ी को देखा। क्या इसका वीज़ा लग जाएगा या डोली की दुआ पूरी हो जाएगी और वो कभी तुर्की नहीं जा सकेगी? इसे कभी जहान से कंदर नहीं मिल सकेगा? मगर खदीजा ने कहा था, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना माने, और इसने सोचा वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेदर्दी से आंखें रगड़कर वो गाड़ी की तरफ लपकी थी। बहुत रैश ड्राइविंग करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा इसको बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो वो अंदर भागी। शायद इसकी हिम्मत दिखाने का सिला था। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी किसी गैर शनासा नंबर से इसे कॉल आई। इसने किसी ख्याल के तहत फ़ोन उठा लिया। हेलो हया, मैं खदीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तो बाहर भाई के पास है, क्योंकि एम्बेसी के अंदर फ़ोन की परमिशन नहीं है। एम्बेसी के गार्ड से फ़ोन लेकर 100 मिनटें करके कॉल कर रही हूँ। वो एक ही सांस में तेज़ तेज़ बोले गई, आप किधर हैं? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ। इसने गाड़ी में बैठकर चाबी इग्निशन में घुमाई। शुक्र है मैंने तेज़ भागकर इन अंकल आंटी को क्रॉस कर लिया। मैं 14 नंबर पर थी और आपकी भी एंट्री करा दी है। आपका 15वां नंबर है। ओह शुक्र है। लेकिन इन्होंने इन अंकल आंटी को रोक रखा है कि अगर आप ना आई तो इनका इंटरव्यू हो जाएगा, और वो आंटी मुसलसल तस्बीह पढ़ रही हैं। हया, आप जल्दी आ जाएं। मैं आ रही हूँ बस। अभी ऑफिस टाइम है ना, तो ट्रैफिक बहुत हैवी है। बस जल्दी आ जाएं। ये बार बार पूछ रहे हैं कि मेरी दोस्त साथी किधर है। बस थोड़ी देर और। इसने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। ट्रैफिक हस्बे मामूल फंसा हुआ था। बेपनाह रश, हार्न का शोर, बंद सिग्नल, फंसी हुई गाड़ियाँ। वो बार बार फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी घड़ी देखती और फिर सुस्त रवि से चलते ट्रैफिक को। बमुश्किल मरी रोड से निकल पाई तो सुकून का सांस लिया। मामूल की चेकिंग के बाद वो 11 बजे तक इस ओपन एयर लाउंज में पहुंच पाई जहां खदीजा थी। तुर्क रग्स, मखसूस तुर्क ब्लू आई और तुर्की के नक्शों से वो लाउंज सजाया गया था। खदीजा एक सोफे पर मुंतजर परेशान बैठी थी। इसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हैं या? उन्होंने सबके इंटरव्यू रोक रखे हैं, पहले हमारा होगा। अच्छा, मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं था और फिर इनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था। वो खुश शक्ल सा तुर्क डिप्लोमेट इनके इंतज़ार में बैठा था। वो खदीजा के आगे चलती हुई सामने हुई और अपनी फ़ाइल शीशे की खिड़की के सुराख के अंदर कर दी।
इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर इसका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो? इस ऑफिसर ने इनकी फ़ाइलें उठाईं, इनसे फॉर्म निकाले और फाइलें वापस बंद करके रख दी। अगर इसने वीज़ा देना होता तो इनसे इंटरव्यू करता, कुछ तो परखता, कोई सवाल तो पूछता। मगर वो बस सरसरी सा फॉर्म देख रहा था। तो क्या वो वाकई इसका वीज़ा मुस्तरद करने लगा था? फॉर्म पर एक निगाह दौड़ाकर इसने सर उठाया और संजीदगी से इन दोनों को देखा, जो बिना पलक झपके सांस रोके इसको देख रही थी। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। इसने साथ ही मेज़ पर रखा एक कागज़ उठाया। मुझे सबांजी यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट भिजवाई थी, इसमें आपके नाम हैं ताकि मैं आपको वीज़ा लगा दूं। खैर, वीज़ा कल तक स्टैंप हो जाएगा। आप में से कोई एक कल आकर दोनों पासपोर्ट पिक कर ले, शाम 4 बजे तक। राइट? राइट। फरते जज्बात से इनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो जैसे ही इसके ऑफिस से निकली, एक साथ ही रुक गईं और एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया, आई एम सॉरी खदीजा, बैक वक्त दोनों के लबों से निकला था और फिर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। बिलाखिर इसे यकीन आ गया था कि हाँ, वो वाकई तुर्की जा रही है, वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो तुर्की जहाँ वो रहता है, वो जो हमेशा से इसके दिल के साथ रहा था। वेलकम मी ओ सबांजी। भाई तो चले गए थे मुझे ड्रॉप करके। मैं आपके सेल से इनको कॉल कर लूं कि वो मुझे पिक कर लें? डिप्लोमेटिक इनक्लेव से निकलते हुए खदीजा ने परेशानी जाहिर की तो इसने मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी खदीजा। आप मुझे डीजे और तुम कह सकती हैं। श्योर। इसने पार्किंग में खड़ी गाड़ी का लॉक खोला। मुझे जिना सुपर तक जाना था, यूं ना करें कि हम कुछ शॉपिंग कर लें? आपने कुछ लेना तो होगा ना खदीजा? इसकी ताकीद के बावजूद भी वो तकल्लुफ़ ख़त्म न कर सकी। स्वेटर्स लेने हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी। फिर वहीं चलते हैं। साइनोशोर के बिलमुकाबिल चबूतरा खाली था, मगर दिन के वक्त वो इतना वीरान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लग रहा था। और वो आवाज़, वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। ओह, नीडल एम्ब्रेशंस पे सेल लगी है, आएँ कुछ देख लेते हैं। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से कोई अच्छा सा शर्ट पीस ले आए, और आज तो सेल भी लगी थी। वो और खदीजा आगे पीछे शीशे का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और बाहर की खुनगी का मिला जुला तासुर। जर्द स्पॉटलाइट से चमकती छत और हर तरफ शोकेसेस पर फैले कढ़ाई वाले कपड़े। वो महफ सी स्टैंड पर लगे नमूने देखती आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी जिसके पीछे खड़ा मुस्तैद सेल्समैन इसे देखकर फ़ौरन मुतवज्जे हुआ था। जी मैम, ये पिंक वाला दिखाएं जिस पर वाइट एम्ब्रॉयडरी है। इसने उंगली से पीछे रोल किए हुए थान की तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर देखा। मैम, ये मैंने सामने रखा है, ये सामने ही पड़ा है। वो इससे चंद फुट बाईं जानब इशारा कर रहा था जहां एक फैमिली खड़ी इसी कपड़े का मुआयना कर रही थी। ओह थैंक्स। वो चंद कदम चलकर बाएं जानिब आई जहां मेज़ पर वो खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट का फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया के बिल्कुल बाएं जानब एक नौजवान सर झुकाए कपड़े को हाथ से मसल कर चेक कर रहा था। इसके साथ एक नफीस मुअम्मर सी खातून और एक कम उम्र ऊंची पोनी टेल वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक वाला ले लेते हैं, सानिया भाभी का कम्प्लेक्शन फेयर है, इन पर सूट करेगा। क्यों भाई? वो अब नौजवान की राय मांग रही थी। हया न चाहते हुए भी इनकी तरफ मुतवज्जे हुई। इसे बस यही जल्दी थी कि कब वो नौजवान इस कपड़े को छोड़े और वो इसे देख पाए। इस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा इस शख्स के हाथ में था। इसने इसे हाथ में यूं पकड़ा हुआ था कि इसकी हथेली वाली तरफ ऊपर थी। हया इसके हाथ में पकड़े कपड़े को देख रही थी। दफतन इसकी निगाहें कपड़े से इस शख्स की कलाई पर फिसलती गईं। वो बुरी तरह चौंकी। इसकी कलाई पर कांटे का सुर्ख गुलाबी निशान था, जैसे जला हो या कोई बर्थ मार्क। वो इसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसल कर चेक करता हुआ
वो मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली की तरफ मुतवज्जे था। वो यहाँ से इसका नीम रुख ही देख सकती थी। वो दराज कद था, रंग साफ और आंखों पर फ्रेम ग्लासेस थे। चेहरे पर मतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा इसके हाथ को देखा जिसमें इसने कपड़ा पकड़ रखा था। इसी पल इसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब खींचा। गुलाबी रेशम इसकी हथेली से फिसल गया। अब इसकी उंगलियां सामने थीं, जिनके ऊपरी पोरों की कुदरती लकीर पर भूरी सी लकीर पड़ी थी। इसे बेख्तियार शीशे में आई वो उंगलियां याद आईं। बहुत एहतियात से इसने इधर उधर देखा। खदीजा कदरे फासले पर खड़ी डमी का लिबास देख रही थी। आसपास कोई इसका जानने वाला नहीं था। यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। पिंकी, इसने दानिशगी से करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके बुलंद आवाज़ से पुकारा। वो अपनी बहन की सिमत देख रहा था। इसने शायद सुना नहीं। अलबत्ता इसकी बहन हया को अपनी तरफ देखता पाकर कुछ बोलते बोलते रुकी थी। पिंकी, इसने ज़रा ज़ोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने नासमझी से इसे देखा। इसकी वालदा भी बेटी की निगाह के ताक़ुब में इसकी तरफ देखने लगी थी। इन दोनों के यूं रुक कर हया को देखने की वजह से इस नौजवान ने भी गर्दन मोड़ी। हया ने देखा इसका चेहरा झुलसा हुआ था। झुलसने का निशान बहुत गहरा न था, बस इतना कि आधा चेहरा साफ गंदमी रंगत का लगता था तो दूसरा हिस्सा गहरा सांवला। पिंकी, डोली कहाँ है? वो सीने पर बाजू लपेटे तीखे अंदाज में बोली, और चूंकि वो इस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी इसीलिए तो वो ज़रा सा उलझ गया। सॉरी, मैंने पूछा है डोली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला। अगर आपके दिमाग पर चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको याद कराई देती हूँ। डोली आपका वो ख्वाजा सिरा दोस्त है जिसके साथ मिलकर आप उस रोज़ ख्वाजा सिरा बने सड़क पर भीख मांग रहे थे। पिंकी नाम बताया था ना आपने अपना? नहीं। इसकी पेशानी शिकनालूद हो गई। आंखों में गुस्सा दर आया, ताहम वो ज़रा बर्दाश्त करके बोला, मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। मगर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये आपकी उंगलियों पे निशान मेरी गाड़ी के शीशे में फंसने के बायस ही आए थे ना? मुझे याद है मिस्टर। आप कौन हैं और क्या प्रॉब्लम है आपको? वो लड़की मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं वो हूँ जिसने आपके भाई साहब को ख्वाजा सिरा बने देखा था। इट्स एनफ, इस नौजवान ने गुस्से से बोला। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ और आप बेलगाम होती जा रही हैं। इससे आगे आपने कोई फजूल गोई की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी ही शराफत है आप में तो ख्वाजा सिरा क्यों बने हुए थे? किसी ने इसके अकब में कहा तो वो चौंकी। खदीजा बहुत एतमाद से कहती इसके बराबर आन खड़ी हुई थी। हया को एकदम से जैसे ढारस मिली थी। आपका दिमाग खराब है, अपनी बहन को समझाएं। मेरे भाई से तारुफ का अच्छा बहाना ढूंढा है उन्होंने। लड़की भड़क कर बोली। शॉप में बहुत से लोग सब कुछ छोड़कर इनको देख रहे थे। तारुफ माई फुट, जवाबन खदीजा भी ऊंची आवाज में बोली। आपके भाई को मैंने खुद ख्वाजा सिरा बना देखा था। मैं अभी 10 और लोगों को ला सकती हूं जो इस बात की गवाही देंगे। अजीब खातून हैं आप, खामखा तंग किए जा रही हैं। ये तारुफ के बहाने किसी और के सामने जाकर बताइए। सर, मैडम, शॉप मैनेजर तेजी से इनकी तरफ आया था। प्लीज़ आप इधर तमाशा ना करें, दूसरे कस्टमर्स डिस्टर्ब। ओह मेजर साहब। अब इसने इस नौजवान का चेहरा देखा तो शनासाई भरी हैरत से बोला, बहुत माजरत सर। आप मोहतरमा, वो हया की तरफ मुड़ा। आप प्लीज़ शोर ना करें। अगर आपने ख़रीदारी नहीं करनी तो आप जा सकती हैं। आप होते कौन हैं मुझे शॉप से निकालने वाले? अहमद भाई, चलें, हम ही चलते हैं। इनका तो दिमाग ख़राब है। लड़की ने खफकी से इसे देखते हुए कपड़ा फेंका और पलटी। वो नौजवान एक तनफर भरी निगाह इस पर डालकर अपनी माँ का शाना थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हया ने चौंक कर इसे देखा। अहमद भाई, मेजर साहब, तो क्या वो? तौबा है इन आजकल की लड़कियों की। वालदा साहिबा मुसलसल नापसंदीदगी से बुड़बुड़ाती निकल गईं। वो लब भींचे खड़ी इन्हें जाते देखे गई।
इसे इस शख्स के मेजर अहमद होने में कोई शुबा नहीं रह गया था। हया, इससे पहले कि ये मैनेजर हमें धक्के दे के निकाले, हम भी यहाँ से खिसक जाएं। डीजे ने इसके करीब सरगोशी की तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। बाहर खुली फजा में आकर इसने बेख्तियार कहा था, थैंक यू डीजे। और ये पहली बार था जब इसने खदीजा को इसके मारूफ नाम से पुकारा था। डीजे बेसाख्ता हंसती। मुझे पता था आप झूठ नहीं बोलती, आपने वाकई वही देखा होगा जो आप कह रही थी। मगर डीजे, मैंने इसे वाकई ख्वाजा सराबना देखा था। हया, आपने इसे बस ख्वाजा सराबना देखा था ना, तो हो सकता है वो सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसा बना हो। पता नहीं। इसने बेजारी से शाने उचकाए। चलो चलते हैं। वो आगे बढ़ गई। इसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। 28 जनवरी को इसे इत्तेहाद एयरलाइंस का टिकट ईमेल कर दिया गया, जिसका इसको प्रिंट आउट निकलवाना था। फिर इसी टिकट पर इसे 5 फरवरी की सुबह इस्तांबुल के लिए रवाना होना था। शाम में वो इरम से इसका ईवो मांगने ताया फुरकान के घर आई थी। इसका नेट काम नहीं कर रहा था और अब्बा अभी ऑफिस से नहीं आए थे, वरना इनका इस्तेमाल कर लेती। खदीजा का पैगाम आया था कि सबांजी यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल का इलेक्ट्रिक फॉर्म पुर करने के लिए भेजा है, सो वो मेल चेक कर ले। ताया फुरकान लान में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इसे आता देखकर मुस्कुराए। आ गई ताया की याद? उन्होंने सफ़ा पलटते हुए नरमी से पूछा। जी। वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनके पास चली आई, वरना इसे इस रोज़ सामा ताई की बातें निश्तर की तरह चुभी थीं। फ़्लाइट कब है? वो अखबार पर निगाहें मरकूज़ किए पूछ रहे थे। 5 फरवरी को। अपना ख्याल रखना। वैसे बेटियों को तनहा इतना दूर भेजना नहीं चाहिए। सुलेमान का हौसला है भाई। खैर, तुम तुर्की में अपने लिबास और इक़दार का ख्याल रखना। सर से दुपट्टा ना उतारना, जैसे इरम नहीं उतारती। आखिरी फ़िक्रा कहते हुए इनके लहजे में फ़ख्र दर आया था। हया के हलक तक कड़वाहट घुल गई। जी बेहतर। मैं ज़रा इरम से मिल लूँ। वह जान छुड़ाकर अंदर आ गई। काश वो ताया फुरकान को बता सकती कि मगरबी लिबास जो वो यहाँ इनकी वजह से नहीं पहनती, वहाँ ज़रूर पहनेंगी। इसने बहुत से टॉप्स और जीन्स खरीद कर अपने सामान में रख लिए थे, और रही सर ढकने वाली बात, तो वो खैर सबांजी में सख्ती से हराम था। शुक्र है। इरम कमरे में नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो बेदिली से इसके बेड पर बैठ गई। इरम शावर लेने में बहुत देर लगाती थी, सो मजबूरन इसे इंतज़ार करना था। दफातन सेल फोन की घंटी बजी। हया चौंकी। इरम का सेल फोन इसके साथ ही तकिए पर रखा था। इसने गर्दन झुका कर देखा। सेल फोन की रोशन स्क्रीन पर एक नया पैगाम जगमगा रहा था। साथ ही भेजने वाले का नाम लिखा आ रहा था, हया सुलेमान। वो बेयकीनी से फ़ोन की स्क्रीन को देखे गई। क्या किसी ने इरम को इसके नंबर से पैगाम भेजा था, या इरम ने किसी का नंबर इसके नाम के साथ महफूज कर रखा था? हया ने मुहतात निगाहों से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फ़ोन पर 1-2 बटन दबाए। पैगाम लम्हे भर बाद खुल गया था। मैं कॉल कर लूँ? सुबह से बात नहीं हुई, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। ये दिल इतना मजबूत नहीं है जान। रिप्लाई प्लीज़। इसने जल्दी से पैगाम मिटाया और सेल फोन वापस तकिए पर उल्टा कर रख दिया। एक लम्हे में इसे सब समझ आ गया था। इरम ताया अब्बू की स्काफ वाली सर ढकने वाली बेटी, एक अदद बॉयफ्रेंड की मालिक थी, जिसे लोगों से छुपाने के लिए इसने हया सुलेमान का नाम दे रखा था। तभी वो इस रिश्ते पर खुश नहीं थी। हया को याद आया। वो मज़ीद बैठे बिना वहाँ से निकल आई। ईवो इसने ताया फुरकान से मांग लिया, मगर जाते जाते तंज भरी मुस्कुराहट के साथ इनको देखा था। काश वो इरम के हिजाब का पोल खोल सकती तो ताया की शक्ल देखने वाली होती। हिजाब ओढ़ना या नकाब करना किरदार की पुख्तगी की इलामत नहीं होती, इसने बेख्तियार सोचा था, और तब वो ऐसा ही सोचती थी।